हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूं। उसका डेरिवेशन आपके लिए लेके आया हूं और इसका नाम है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए और इसका फॉर्मूला भी आपको दे सकते हैं कि आप सिद्ध कीजिए म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। ठीक है, ये जो होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है और ये हमेशा होता है विरल से सघन के लिए, है ना। अगर आपको नॉर्मल म्यू दे रखा हो, ये अपवर्तनांक को इंडिकेट करता है और विरल से सघन के लिए हमेशा क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमें लिखा गया है चित्र में प्रकाश किरण ओपी का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन प्रदर्शित है। अब एक प्रकाश किरण है हमारे पास ओपी, ठीक है, ये विरल से सघन माध्यम में जाएगी और सघन से वापस विरल में निकल जाएगी, निर्गत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है और फिर, है ना, विरल माध्यम के लिए आपतित किरण है और सघन माध्यम के लिए अपवर्तित किरण है। लेकिन वापस से सघन माध्यम के लिए आपतित किरण है और ये विरल माध्यम के लिए क्या जाएगी, निर्गत किरण। यानी कि प्रिज्म में प्रकाश किरण का जो है दो बार अपवर्तन होता है, एक बार वो विरल से सघन में और एक बार सघन से विरल हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, जब ये प्रकाश किरण आपतित होती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पृष्ठ के अभिलंब यानी कि 90 डिग्री का जो है एक बना लेते हैं अभिलंब। क्या बना लेते हैं, अभिलंब। तो यहां पे हमने बना लिया एक अभिलंब। तो ओपी यानी कि यहां पे जो अभिलंब है, ये अभिलंब और आपतित किरण, इनके बीच में एक एंगल बनेगा, जिस एंगल को बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, फिर प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम में अभिलंब की तरफ क्या जाती है, झुक जाती है। ठीक है, प्रकाश किरण को जाना था किसे, सीधा स्ट्रेट लाइन में, ऐसे जाना था, सीधा जाना था स्ट्रेट लाइन में। लेकिन हुआ क्या, वो बेंड हो गई, मुड़ गई। किधर मुड़ गई, अभिलंब की तरफ। ये अभिलंब इस तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं R1। ठीक है, अपवर्तन कोण। अब पुनः यहाँ पे क्या होगा, वापस से प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन होगा। तो अभिलंब जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, अभिलंब जो होता है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा पृष्ठ से। इस पृष्ठ से कितना बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे इस एंगल को नाम दे देते हैं हम R2। और अभिलंब और निर्गत किरण, इसका नाम क्या है, निर्गत किरण। ठीक है, तो निर्गत किरण जो है इसको, ये अभिलंब के साथ एंगल बनाएंगे, इसको बोलेंगे ई, इवर्स एंगल। ओके, तो ये कुछ एंगल यहाँ पे अपने को ड्रॉ होते हुए दिखेंगे। अब करना क्या है, हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं प्रिज्म की सहायता से कि ये प्रकाश किरण जो सीधी जा रही थी, सीधी स्ट्रेट जा रही थी, ये अपने पाथ से, अपने मार्ग से कितना डेविएट होती है, कितना ये मुड़ जाती है इस प्रिज्म की वजह से। सीधे मार्ग जा रहे थे लेकिन प्रिज्म आ गया बीच में, तो उसने कितना इसको मोड़ दिया। तो अब जो लास्ट वाली लाइन है, इमर्स्ड एंगल, इमर्स्ड रे जो है आपकी, इमर्स्ड रे यानी कि निर्गत किरण है, इस निर्गत किरण को पीछे की तरफ जब हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपको एक एंगल मिलता है। इस एंगल को हम बोल देते हैं डेल, है ना, क्या बोलते हैं इसको, डेल। तो डेल यहाँ पे आपको एंगल मिल रहा है, डेल या डेल्टा हम इसको बोलेंगे। ठीक, ओके। अब ये जो प्रिज्म होता है, इसके इस वाले एंगल को हम बोल देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण इसका नाम रहता है। ओके, चलो अब जो जो इसमें डाटा है उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये है आपका एन, उसको नाम दे दो आप एन, इसको दे दो ओ, यहाँ पे दे देते हैं हम ओ, तो आपने दे ही रखा है ना, क्यू, इसको दे दीजिए आर और इसको दे देते हैं हम टी। ओके, क्या दे देते हैं इसको, टी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि OPN, एंगल OPN ये किसके बराबर है, ये एंगल I के बराबर है। इसके अलावा R1 जो है किसके बराबर, वो क्या है, तो QPR आप देख सकते हो, एंगल QPR ये किसके बराबर है, R1 के बराबर है। एक एंगल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है आपका PRQ, एंगल PRQ, ये है आपका किसके बराबर, R2 के बराबर। ठीक है, PRQ R2 के बराबर है। और एक इमेज एंगल आप देखेंगे यहाँ पे MR, और इसको क्या नाम दे दोगे आप, जो भी देना चाहें, ए इसमें दे चुके हैं, बी दे देते हैं MRB। ठीक है, तो एंगल MRB ये किसके बराबर है, तो ये ई के बराबर है। ठीक, तो यहां से देखिए आपको अपवर्तन की घटना दिख रही है। कौन सी घटना दिख रही है, अपवर्तन। तो अपवर्तन की जब घटना दिख रही है तो अपवर्तन के दूसरे नियम से हम जो है आपको जो प्रूफ भी करना है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक आपको निकालना ही है आपको साइन आई बटे आर निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, आपको निकालना है, यहाँ पे इसको सिद्ध करना है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 डिवाइड बाई, आप कर दोगे यहाँ पे साइन ए प्लस
साइन a/2 है ना, क्या कर देंगे यहाँ पे साइन a/2, ये डेरिवेशन आपको यहाँ पे करना है। ओके, ये आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना जो है हमने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहां से इसको स्टार्ट करें और कैसे करें। तो आप इसको 3 स्टेप में सोल्व करेंगे। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। ओके, मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कुछ चीजें। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पे ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको PQR। तो जो PQR है, PQR ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले आप इसको स्टार्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में। PQR में क्या है, तो PQR में है आपका एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस ये वाला एंगल, इसको Q बोल देंगे, एंगल Q। ये किसके बराबर है, तो ये है 180 डिग्री के बराबर। यहां से आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पे एंगल Q की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस R1 R2 चला जाएगा, तो R1 प्लस R2। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल से आपको मिल गया एंगल Q की वैल्यू। तो ये पहला काम ये कर देना है। दूसरा काम क्या करना है, तो दूसरा काम हमें ये करना है कि हम यहाँ पे बहिष्य कोण की परिभाषा लगाएंगे, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल की। तो एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे डेल्टा है, तो आपको त्रिभुज दिखा हुआ है यहाँ पे PRT। ये PRT जो त्रिभुज है इसमें भाई कोण है और ये दोनों अंतःकोण है, तो भाई कोण का योग इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो एक डायग्राम सिंपल करने के एक डायग्राम बना लेते हैं हम कुछ इस तरीके से। ये आपका डेल है, ये है आपका ये दोनों एंगल, ठीक है। तो डेल इन दोनों के बराबर है। अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये I है, क्या है यहाँ पे I, ये P आपका। अगर ये I है तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका I के बराबर, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा I के बराबर। अभी आधा R1 है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, तो बचा हुआ अगर ये R1 है तो बचा हुआ हो जाएगा I माइनस R1, यानी कि ये हो जाएगा आपका I माइनस R1। ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पे कीजिए। यहाँ पर जो आपके शीर्षा विमुख कोण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, शीर्षा विमुख कोण। तो यहाँ E है, तो E अकेला जो है इन दोनों के बराबर है, ठीक है। E किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर। यहाँ पे आप इसको बना के देखिए, ये जो आपका E है वो अंदर इसके बराबर, टोटल के बराबर, ठीक है। तो टोटल E के बराबर है, तो बचा हुआ एंगल किसका हो जाएगा, अगर ये R2 है, टोटल E है और ये आधा R2 है, तो ये हो जाएगा आपका E माइनस R2, E माइनस R2। इस तरीके से अपन यहाँ पे इसको यूज करेंगे। चलिए इसको बोल देंगे I माइनस R1, इसको बोल देंगे E माइनस R2। तो त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज लगा दिए PRT में बहिष्य कोण की परिभाषा से, बहिष्य कोण की परिभाषा से। तो बहिष्य कोण की परिभाषा क्या है, बहिष्य कोण की परिभाषा है, ठीक है, इसको याद रख लो बस। थोड़ा सा इसको यहाँ बनाता हूँ, हमने कैसे डेल्टा निकाला है। जो डेल है आपका वो है आपका I माइनस R1 और ये वाला हो जाएगा E माइनस R2, ठीक है। I माइनस R1 E माइनस R2। बहिष्य कोण की परिभाषा से डेल्टा किसके बराबर है, तो बाह्य कोण जो होता है अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंदर का कोण ये वाला क्या है और ये वाला क्या है, तो ये मैंने यहाँ पे बना रखा I माइनस R1 और प्लस हो जाएगा E माइनस R2। ओके, E माइनस R2। यहाँ से आप देखेंगे तो इसको अभी सोल्व करने के क्वेश्चन नंबर दे देते हैं सेकंड, ठीक है। तो दो प्रोसेस आपने सोल्व कर लिए। पहली प्रोसेस में आपने ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। सेकंड प्रोसेस में आपने बहिष्य कोण ले लिया। और थर्ड और लास्ट प्रोसेस जो आपको यहां से लेनी है वो क्या लेनी है, वही लेनी है आपको। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, यानी एक चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है APQR, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे APQR बना देते हैं, चलो बना भी देते हैं। ये आपका है A, ये है आपका P, ये है Q और ये है R। ओके, तो आप ये देखोगे कि ये आपका अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब क्या करता है, इस भुजा को दो भागों में बांट देता है, ठीक है। अभिलंब ने क्या करा, इसको इस भुजा को दो भागों में बांट दिया। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी ये जो R बन रहा है, R एंगल ये वाला, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी अभिलंब से बना हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों कितना हो जाएंगे 90। तो आपका R भी 90 हो गया, R भी कितना हो गया 90 डिग्री और P भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। P भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब लिखिए चतुर्भुज APQR में क्या है, इनमें तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल A प्लस
फिर एंगल P है आपका, तो P तो आपको पता ही है 90 डिग्री लिख देंगे अपन। एंगल P क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल Q है आपका, प्लस फिर आप यहां से देखोगे ये, ठीक है, ये भी एंगल R जो है वो भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इन सबका योग कितना हो गया, 360 डिग्री। चलो सिंपली हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेते हैं। एंगल A प्लस 90 और 90 180 डिग्री हो गया, प्लस Q की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से Q की वैल्यू क्या है, तो Q की वैल्यू अगर आप देखोगे, देखिए 90 और 90 तो क्या है 180 हो गया। अब बचा Q, एंगल Q की वैल्यू एक हुई, तो 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, ये वैल्यू रखा गई एंगल Q की, इक्वल्स टू 360 डिग्री। चलिए इसको ऐड कर दीजिए, एंगल A प्लस 180 360 डिग्री, ओके, माइनस इसको हम ले जाते हैं माइनस R1 प्लस R2 ले जाते हैं 360 की तरफ, तो 360 डिग्री प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस हो गया, माइनस की वैल्यू थी, पूरा ब्रैकेट चला जाएगा तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, 360 से 360 कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर बचा एंगल A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इसको दो इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। तो बच्चों आपको तीन प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करनी थी, तीन मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको यूज करने थे। एक आपने ट्राइंगल का यूज करा, दूसरा आपने ट्राइंगल का यूज करा लेकिन बहिष्कोण की परिभाषा लगा दी, और एक आपने चतुर्भुज को यूज करा। तो आपके पास जो है यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ गई है। अब हमको जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान देना है कि आपको sin a प्लस डेल्टा a बाई 2 और sin a बाई 2 यहाँ पे प्रूफ करना है, और इक्वल्स टू म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे, तो म्यू जो है यहाँ पे आपका अपवर्तनांक है, म्यू क्या है अपवर्तनांक। तो ये कहां से निकल के आएगा, ये आएगा स्नेल के नियम से, तो हम लगा देते हैं स्नेल का नियम, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्नेल के नियम से, या अपवर्तन के दूसरे नियम से क्या होता है, म्यू बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर, ओके। चलिए वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, आई की और आर की वैल्यू चाहिए अपने को, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओके। अब आपको चाहिए आई और आर की वैल्यू, अब इनका यूज करके आपको आई और आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप जनरली यहां से हम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपतन कोण का मान हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, आपतन कोण का मान आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको डेल का मान जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। आपने इसको 30 लिया, इसके लिए इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर आपने एंगल को और बढ़ा दिया 40 कर दिया, तो फिर इसकी वैल्यू जो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, घटेगी, इसको और बढ़ा दिया तो वैल्यू और घट जाएगी। लेकिन एक कंडीशन एक ऐसी आएगी कि आपतन कोण के लिए विचलन कोण जो है आपका विचलन कोण, इस विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो और उससे ज्यादा अगर आप वैल्यू बढ़ाते हो आपतन कोण की, अब आई की वैल्यू और बढ़ाते हो तो अब इसका मान घटने की बजाय बढ़ने लगेगा। तो जो सबसे कम वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू को हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। तो हम यहां पे यूज करने वाले हैं अभी न्यूनतम विचलन की स्थिति। तो देखिएगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या लिखेंगे आप, जो आपका विचलन कोण है वो न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा, क्या जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण, ओके। विचलन कोण क्या हो गया, न्यूनतम विचलन कोण हो गया। तो न्यूनतम विचलन कोण जब हो गया तो आई बराबर हो जाएगा आपका ई के, यानी कि आपतन कोण निर्गत कोण क्या हो जाएंगे बराबर, तो आई किसके बराबर है, ई के, आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, और R1 R2 भी यहाँ पे क्या जाएंगे बराबर, इसको भी हम क्या मान लेंगे, बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो अब ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे और एक एक करके वैल्यूज निकाल जाएंगे। हम सबसे पहले यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 यूज करते हैं, आपको आई और आर के मान निकालने। समीकरण 3 से आपको मिल रहा है जो एंगल ए है वो R1 प्लस R2 के बराबर है, R1 R2 को R के बराबर बना तो R प्लस R, ठीक है, R1 भी R के बराबर और R2 भी R के बराबर। तो यहां से आपको मिलेगा A बराबर 2R, R की वैल्यू मिल जाएगी A/2, क्या मिल गया आपको, A/2। तो एक वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है। अब सेकंड वाली वैल्यू हम निकालेंगे, इसके लिए अपने को रफ करना पड़ेगा, और रफ करने के लिए ठीक है रफ कर देते हैं यहां से। तो ठीक है, R इक्वल्स टू A/2 अपने मिल गया। अब हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इससे अपने को ये R की वैल्यू मिल चुकी है, I की वैल्यू से मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हैं, उसमें सारी वैल्यूज जो आपने यहाँ पे लिए सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो डेल हो जाएगा आपका डेल M, ठीक है, डेल हो गया आपका डेल M, ओके। यहां से I तो I रहेगा, लेकिन R1 हो जाएगा R और E हो जाएगा I। तो I, ठीक है, ये हो गया आपका I माइनस
ये हो गया R, ई भी किसके बराबर हो गया, I के बराबर, और R2 किसके बराबर हो गया, R के बराबर, लेकिन ये नेगेटिव है, क्या है ये, नेगेटिव। ओके, तो यहां से डेल m इक्वल टू मिलेगा आपको आई 2i और माइनस का 2r, डेल m इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, और अच्छा 2 कॉमन नहीं लेना तो यहाँ पे देखिए होगा क्या कि आपको r की वैल्यू रखनी पड़ेगी, r की वैल्यू a/2, r की वैल्यू रख देते हैं a/2, तो 2i माइनस 2 इंटू a/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे जाएगा डेल m इक्वल्स टू 2i माइनस a बचेगा, a आएगा दूसरी तरफ, तो डेल m प्लस a बराबर 2i, लेकिन आपने को चाहिए क्या, i चाहिए, तो यहाँ से i की वैल्यू मिल जाएगी आपको डेल m प्लस a बटे 2, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू किसकी, i की और r की। r और i की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 4 जो है आप चाहें तो इसको स्टार्ट में भी ले सकते हैं, है ना, स्टार्ट में ले सकते हैं, लास्ट में ले सकते हैं। ठीक, समीकरण नंबर 4 से आप देखिए, समीकरण 4 से म्यू बराबर साइन i की वैल्यू क्या है, म्यू बराबर इक्वल्स टू साइन i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है डेल्टा m प्लस a डिवाइड बाई 2, ओके, वो पूरे के डिवाइड किया जाएगा साइन r, तो साइन और r की वैल्यू क्या है a/2, साइन a/2। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे ऑब्टेंड कर लेते हैं अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। ओके, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अगर आपने कंसंट्रेट होकर इसको समझा होगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, और आप बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।